गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने राज्यसभा व लोकसभा दोनों के बारे में बात की थी। आज अपन बात कर रहे हैं दोनों की शक्तियों के तुलनात्मक आधार पर व्यवस्थाओं को लेते हुए। जहाँ तक साधारण विधेयक का संबंध है तो दोनों सदनों को बराबर बराबर शक्तियाँ मिली हुई है, अर्थात कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा एक सदन के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात दूसरा सदन अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसे पारित नहीं करता तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसके लिए कहा गया है कि अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है अगर किसी गैर धन विधेयक के पास करने में दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो तो, और ये बिल साधारण बहुमत से पास होने साधारण बहुमत से ही पास होने वाला हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा मामला है जिसके अंतर्गत आप ना अगर साधारण विधेयक है तो वो साधारण बहुमत से पास होने वाला होगा। अब प्रश्न उपस्थित होता है, ऐसे कौन से विधेयक हैं जो कि इस स्थिति में नहीं आते? तो धन विधेयक के मामले में या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इसका प्रावधान नहीं है, क्योंकि इन्हें विशेष बहुमत से पास करना पड़ता है। दोनों को अंडरलाइन कर लेना। जहां साधारण विधेयक को साधारण बहुमत से पास करना पड़ता है, वहीं एक तरह से धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पास करना पड़ता है। ये स्थिति इसके अंतर्गत है। संयुक्त अधिवेशन मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति उसमें उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो सकते। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेगा, क्योंकि कई बार अपने दिमाग में आ सकता है कि उपराष्ट्रपति न राज्यसभा के सभापति होते तो वो इसमें आएंगे। नहीं, वो इसमें उपस्थित नहीं हो सकते। वह लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। निर्णय उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। ये स्थिति संयुक्त अधिवेशन के संबंध में है। आज तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहली बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक के संबंध में, दूसरी बार 1978 में कंपनी कानून संशोधन विधेयक के संबंध में, और तीसरी बार सन 2002 में पोटा विधेयक के मामले के अंदर। इस तरह से भारत में आज तक ये 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि जो बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। अगर वो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसे तुरंत अनुमति दे देगा, अन्यथा राष्ट्रपति उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जैसा कि 1986 में राष्ट्रपति जय सिंह ने डाक संशोधन विधेयक के बारे में किया था। राष्ट्रपति उसे पढ़ा भी रख सकते थे, जैसा कि 96 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने जो एमपीज पेंशन संशोधन बिल के मामले में किया था। नोट करके आप ये ध्यान रखना, जबकि ये बिल संसद के द्वारा सिर्फ 3 मिनट में मंजूर हो गया था उस समय, जब उसके बावजूद भी आर वेंकट रमन ने उसको पटक दिया था। असल के अंदर क्या एक नोट करके रखने की चीज़ और है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास तो पॉकेट वीटो प्राप्त है, अर्थात उन्हें कांग्रेस के द्वारा पारित बिल को 10 दिन के भीतर ही पास करना पड़ता है। इस पॉकेट वीटो के अंतर्गत वह व्यवस्था है कि अगर वह 10 कार्य दिवस में यदि सत्र समाप्त हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह बिल समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर 7 दिन पहले कोई बिल आया और राष्ट्रपति ने 7 दिन में उसको पास नहीं करा, अवधि है 10 दिन की टोटल, तो वो 3 दिन बाद में तो सत्र समाप्त हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर वो पॉकेट वीटो के अंतर्गत पड़ा रह जाएगा और उसकी कोई स्थिति नहीं होगी और वो एक तरह से बिल समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ समय अवधि नहीं है और यही कारण है कि हमारे यहाँ समय सीमा नहीं होने के कारण पॉकेट वीटो लागू नहीं होता। इसी कारण डाक संशोधन विधेयक आज तक पड़ा हुआ है। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये भी व्यवस्था है, यदि कोई बिल राष्ट्रपति अस्वीकार कर दें और पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें तो संसद उसे दोबारा पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न उपस्थित होता है धन विधेयक के संबंध में। तो जहां तक धन विधेयक का संबंध है तो उसे अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर ही पेश किया जाएगा। नंबर 2, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। नंबर 3, कोई भी धन विधेयक
है कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान, अगर उसने कह दिया कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक है। नंबर 4, धन विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता। और नंबर 5, धन विधेयक हमेशा सरकारी बिल होगा जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति किसी सांसद को ही मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा तथा लोकसभा से पास होकर वह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ये ध्यान रखना आप, सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन में यदि ये पास नहीं करती तो पास समझा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, परंतु उसे मानना या न मानना ये लोकसभा पर निर्भर करता है। आज तक केवल एक बार 1977-78 में राज्यसभा ने धन विधेयक में 6 संशोधनों की सिफारिश की थी जिसे लोकसभा ने नहीं माना था। ये स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत ध्यान में रखिएगा। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे।